जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। मैं अजय सिंह आज आपके लिए फिजिक्स का एक महत्वपूर्ण टॉपिक किरण प्रकाशिकी के जो न्यूमेरिकल हैं उनको पढ़ाने वाला हूं। मैं उस चैप्टर को डिस्कस करूंगा। तो इसमें मैं लगभग 15 न्यूमेरिकल्स, 15 मल्टीपल और 15 ऐसे न्यूमेरिकल्स पढ़ाने वाला हूं। क्लास थोड़ी लंबी हो सकती है। जहां पर आपको सबसे ज्यादा दिक्कत होती है वो न्यूमेरिकल्स हैं। मैंने इस चैप्टर के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं उनको अलग से छांट के काफी मेहनत करके आपके सामने प्रस्तुत करने वाला हूं। तो ज्यादा देर ना करते हुए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की। देखो, पहला क्वेश्चन क्या है। वायु के सापेक्ष जल और कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 एवं 5/3 है। कांच का जल के सापेक्ष अपवर्तनांक होगा। ये आपका पूछा गया है 2017 प्री में RE एग्जाम पे। ठीक है, 2017 में आया हुआ है। जितने क्वेश्चन आए मैंने लिए हैं वो किसी ना किसी एग्जाम मतलब किसी ना किसी साल आए हुए हैं। ठीक है, तो वायु की सापेक्ष, तो जहां सापेक्ष लिखे उसको पहले लिख दो। और n अपवर्तनांक किसका, जल का, तो इसको बोलेंगे ANG। देखो, जिसके सापेक्ष बोले उसको पहले लिख दो। तो ANG ये आपको दिया गया है 4/3। ठीक है, इसके बाद वायु के सापेक्ष जल का और वायु के सापेक्ष किसका, कांच का। तो वायु के सापेक्ष यानी A पहले लिखेंगे, फिर लिखेंगे N, और फिर अब क्या लिखेंगे, जल का पहले था, कितना था जल का, तो ANW। W का मतलब वाटर, जल। अब ANG, G का मतलब ग्लास यानी कांच। पहले जल का था फिर कांच का। तो ये कितना दिया गया है बच्चों, 5/3। अब पूछा क्या गया है, कांच का जल के सापेक्ष, जो सापेक्ष हो उसको पहले लिखेंगे। जल के सापेक्ष यानी जल पहले, यानी W पहले आएगा, फिर N। जल के सापेक्ष किसका, कांच का, यानी यहां क्या आ जाएगा G। जो सापेक्ष का है उसको पहले लिखना है। तो WNG निकलेगा कैसे, देखो जो बाद में लिखा है उसको ऊपर लिख दो। तो ये क्या हो जाएगा, ANG। ठीक है, मैं देखो यहां पूरा डिस्कस करने वाला नहीं हूं कैसे आएगा क्या आएगा। आप सवालों को कितने इजी वे में समझ सकते हैं बस मैं वो डिस्कस करने वाला हूं। देखो यहां पर जो बाद में लिखा है उसको ऊपर लाने की कोशिश करिए, क्योंकि A दोनों जगह है तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो G जहां है उसको पहले लिखिए, G को जो इसमें बाद में लिखा उसको ऊपर लाइए, जो पहले लिखा उसको नीचे लाइए। तो ये हो जाएगा ANW। ANG की वैल्यू कितनी है, ANG की 5/3। ANW की वैल्यू कितनी है, 4/3। ये तो पता होगा आप, इसका इसके साथ गुणा, सबसे नीचे वाले सबसे ऊपर वाले से, इन दोनों का आपस में। तो ये हो जाएगा बच्चों 5×3, और ये हो जाएगा 3×4। ये 3 से 3 क्या हो गया, कैंसिल। आंसर आ जाएगा 5/4। कौन सा ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन। मेरी बातें समझ पाएंगे। अब ये देखो फिजिक्स है और क्लास 12th की फिजिक्स है, तो एक नंबर के लिए भी काफी मेहनत करनी पड़ेगी। एक एक नंबर ही बहुत महत्वपूर्ण है इसमें। ठीक है, बस ये कहता हूं कि अगर आप पूरी क्लास समाप्त कर लेंगे तो इस चैप्टर से आपका कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, ये विश्वास रखिए। वायु में प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है। 1.5 अपवर्तनांक वाले कांच में प्रकाश की चाल होगी। तो आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा क्या, N = C/V। इसका मतलब क्या है, N का मतलब क्या है, अपवर्तनांक, C का मतलब निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल, और V का मतलब माध्यम में प्रकाश की चाल। जिसको ना पता हो वो लिख लेगा। N का मतलब अपवर्तनांक, C का मतलब निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल, और V का मतलब क्या है बच्चों, माध्यम में प्रकाश की चाल। देखो क्या दिया गया है, वायु में प्रकाश की चाल, अगर नहीं भी दिया होता तो यहां यही लिखते, और अपवर्तनांक दिया गया है, ये कितना है 1.5, और C कितना है 3×10⁸, और बटे मुझे ये V निकालना है। तो ये गुणे में इधर कहां आ जाएगा,
ये बटे में, इधर गुड़े में, और ये गुड़े में तो इधर बटे में, तो ये आ जाएगा 3 गुणे 10 की पावर 8 और नीचे कितना आ जाएगा 1.5। ठीक है। अब बच्चे थोड़ा समझदार हैं, वो क्या करेंगे, ये 1.5 है, 1.5 दूना 3 होता है, नहीं समझ में आता कोई दिक्कत नहीं है, दशमलव हटाइए, ऊपर क्या बढ़ा दीजिए 0। अब 15 एक कम 15, 15 दूनी 30, 2 बार में कट गया, तो v की वैल्यू आ जाएगी 2 गुणे 10 की पावर 8, 2 गुणे 10 की पावर 8। क्या मेरी बात से आप समझ रहे हैं कि नहीं, या और इसमें जोर देने की जरूरत है? इतना तो खैर समझदार है, इतना समझाने की जरूरत नहीं है इसमें। इसको क्या हो गया भाई? ठीक है, दिख रहा होगा सभी को? ओके, चलो ठीक है। ऐसे थोड़ी दिक्कतें अगर हो जाए तो उससे परेशान मत होना, थोड़ी ही होंगी, ज्यादा नहीं होंगी। अगला क्वेश्चन, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2017 में ये भी आया है। यदि किसी माध्यम से निर्वात में संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्रांतिक कोण 30 डिग्री है, तो माध्यम में प्रकाश का वेग, क्रांतिक कोण 30 है, और क्रांतिक कोण क्या होता है याद करो, सी से इसको प्रदर्शित करते हैं, क्रिटिकल एंगल बोलते हैं इंग्लिश में, साइन सी होता है। अच्छा, तो इसमें हमें माध्यम में प्रकाश का वेग, यानी पहले अपवर्तनांक निकालना है। तो n बराबर होता है बच्चों 1/sin c, जिसको ना पता हो तो सुनिए। n का मतलब होता है अपवर्तनांक, 1/sin c, c का मतलब है क्रिटिकल एंगल यानी क्रांतिक कोण, तो n बराबर होता है 1/sin c। मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूं, नहीं तो आपको फिर दिखाई नहीं देगा। तो n बराबर 1/sin c हो गया। अब n हमें निकालना है 1/sin c, क्रांतिक कोण कितना है 30, तो यहां लिख देंगे साइन, c की जगह कितना है बच्चों 30, c का मतलब होता है क्रांतिक कोण, ये कितना दिया गया है आपको 30। तो n बराबर, अब यहाँ उनको दिक्कत हो सकती है जो बच्चे मैथ नहीं पढ़ते, अब साइन 30 की वैल्यू नहीं आती अगर, तो फिर दिक्कत है भाई। साइन 30 का मान होता है बच्चों 1/2, ये सबसे नीचे वाला है बताया था, सबसे ऊपर वाले से क्या हो जाएगा गुड़ा, तो 2 का 1 में गुड़ा होगा तो कितना आ जाएगा बच्चों 2। तो n की वैल्यू आ गई 2। क्या आपसे अपवर्तनांक पूछा था? नहीं, आपसे बोला था माध्यम में प्रकाश का वेग। तो अभी फार्मूला जस्ट थोड़ा पहले बताया था, n बराबर होता है c/v, ये फिक्स है हमेशा। c की वैल्यू 3 गुणे 10 की पावर 8, n का मान अभी निकाला हमने, कितना आया 2, और c का मान कितना होता है 3 गुणे 10 की पावर 8। निकालना क्या है हमें? वेग। ये इधर आएगा, ये इधर चला जाएगा। समझदार हो गए हैं इतने आप? ये बटे में है, इधर गुड़े में, ये गुड़े में है, ये बटे में, इतना समझ रहे हैं, 12 में पढ़ रहे हैं तो आप इतना समझदार होंगे। और बटे कितना आ जाएगा 2। अब काटा पीटी मचा लीजिए, 2 का भाग दीजिए 3 पे, तो 2 एक अन्नम 2, 1 बचेगा, 2 पंचे 10, 1.5 गुणे 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, भाग देना आता होगा, 1.5 गुणे 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। क्या मेरी बातें समझ में आ रही हैं आपको? अब देखो उसी का नया वर्जन है, ये सेम क्वेश्चन है, इसमें भी भाई माइनस का 2d है, लेकिन इस बार आपको फोकस दूरी बतानी है। तो पहले आप p निकाल लें, p बराबर मैंने बोला क्या होता है p1 प्लस p2, तो p बराबर p1 कितना है 4d, और p2 कितना है माइनस का 2d, दोनों को सब एक्सट्रैक्ट करेंगे तो 2d बच जाएगा, तो p की वैल्यू कितनी हो गई 2d। फिर मुझे फोकस दूरी बतानी है, तो p बराबर कितना होता है 1/f, या मैं ये बोलूं कि f बराबर क्या होता है 1/p। ये तो आपने कक्षा 10 में पढ़ा होगा भाई, फोकस दूरी और इसमें संबंध ना। तो f बराबर 1/p, तो f बराबर 1/p, क्षमता कितनी बच्चों 2d। ठीक है, ये हमेशा मीटर में होता है, इसको सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 का क्या करवा देंगे गुड़ा, 2 से इसको कट कर देंगे कितनी बार 50, तो f बराबर क्या आ गया 50 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना आ गया 50 सेंटीमीटर। चलो खैर सब प्लस के दिए हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं, प्लस माइनस, अब देखो ये प्लस का आया है तो ये भी प्लस का आएगा, ये माइनस का आता तो ये भी क्या है का आता माइनस का, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी।
ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं एक बार देख लूं विजिबल है कि नहीं। ठीक है, दिखाई दे रहा कि नहीं? शायद मुझे लगता है ना दिखाई दे रहा हूं, तो मैं बता देता हूं। किसी सघन माध्यम, ये लिखा है बच्चों, किसी सघन, को भी मैं रेड कलर से लिख दूं, थोड़ा दिखाई दे आपको। किसी सघन माध्यम में क्रांतिक कोण को निम्नलिखित से व्यक्त किया जा सकता है। बस ये याद रखना, ये थीटा सी लिखा है। ये बच्चों लिखा है थीटा सी। इसका मतलब है थीटा किसका? क्रांतिक कोण का। ये कितना है? tan इनवर्स 3/4। एक नंबर को क्वेश्चन मुझे बड़ा अच्छा लगता है, पता नहीं क्यों। मुझसे ये पूछा गया है सघन माध्यम का अपवर्तनांक विरल माध्यम के सापेक्ष है। अब ये हम तभी निकाल पाएंगे जब हमें साइन पता हो। ठीक है, तो ये tan की वैल्यू हो, यानी ये पर्टिकुलर अगर क्वेश्चन देखा जाए तो मैथ का है। ठीक, तो थीटा सी बराबर tan इनवर्स, tan इधर आएगा तो बच्चों क्या हो जाएगा? tan थीटा सी, या थीटा सी इसका मतलब ये है क्रांतिक कोण का दर्शा रहा है। सी का मतलब क्रिटिकल एंगल यानी क्रांतिक कोण। तो tan थीटा सी यानी tan थीटा सी बराबर कितना आ जाएगा यहां से? 3/4। अगर पाइथागोरस थ्योरम याद हो आपको, ट्रिपलेट पता हो, तो 3 4 5, क्योंकि ये लंब होता है, ये आधार होता है, लंब बटे आधार tan होता है। तो साइन क्या होता है बच्चों? साइन, साइन होता है सर कर्ण, साइन होता है लंब बटे कर्ण। आपने ये पढ़ा होगा ना लाल बटे का कक्षा 10 में। नहीं पढ़ा तो अभी समझो। ये होता है साइन, ये होता है कॉस, ये होता है टेन। तो लंब बटे कर्ण, कर्ण निकालना पड़ेगा, कर्ण 5 आएगा। ठीक है, आप ट्रिपलेट बना के निकाल लेना। तो साइन थीटा सी ये कितना आ जाएगा? आप बोलेंगे लंब बटे आधार, यानी ये आ जाएगा 3/5। कितना आ जाएगा बच्चों? 3/5 लंब बटे कर्ण। साइन हमने निकाल लिया, ये आप चाहें तो उसको पूरा बना के निकाल सकते हैं। साइन थीटा सी 3/5, ये कहां से आया? ये ऐसे आया। एक ट्रिपलेट बनाएंगे। ये है बच्चों लंब, लंब ये होता है ये कितना है? 3। ये आधार, ये कितना है? 4। तो कर्ण होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये करेंगे तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 9 कितने हो गए? √25। √25 का मान कितना होता है? 5। तो ये जो कर्ण की वैल्यू है ये कितनी आ गई? 5, ये वाला। ठीक है, और साइन होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब यहां कितना है? 3, और कर्ण नीचे आएगा, कर्ण अभी निकाला हमने कितना? 5। तो ये ऐसे आया। ठीक है, इस वजह से हमें ये बढ़िया क्वेश्चन लगा। अब देखो हमें अपवर्तनांक निकालना है। हमने अभी पढ़ाया n बराबर क्या होता है? 1/sin c। c का मतलब थीटा सी। ठीक है, थीटा सी। तो n बराबर 1/sin थीटा सी का मतलब कितना आपने निकाला है? 3/5। इसको पलट दोगे, 1 के बटे में ये सबसे ऊपर चला जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों? 5/3। तो ये अपवर्तनांक आ गया हमारा 5/3। ये 5/4 है, ये 5/3, 7/5, 4/3। तो क्या हो जाएगा आंसर? 5/3। अच्छा लगा क्वेश्चन? अगर समझ में आया तो दूसरों को भी समझाना है, ये मतलब शेयर कर देना भाई, इतना कर देना अगर हो सके तो। अगला क्वेश्चन देखो, ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ये ये भाई मैं इसको क्या बताऊं टाइपराइटर को, इसने देखो ये भी भूल गया, सन भी नहीं डाला इसने। एक कोण वाले प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक √2 है तथा न्यूनतम विचलन कोण 90 - a है। a का मान, तो याद करिए जो n होता था वो क्या होता था? ये होता था साइन सिग्मा m न्यूनतम विचलन के लिए, प्लस a बटे 2/sin a/2, ये होता था। आप बोलेंगे जी सर, n का मान दिया गया है, अपवर्तनांक कितना है? √2, तो यहां लिख दो बराबर साइन, न्यूनतम विचलन कोण है 90 - a। ये जो होता है ना, इसको बोलते हैं विचलन कोण। ठीक है, और m का मतलब मिनिमम यानी न्यूनतम विचलन, तो उसको बोलते हैं डेल्टा m, डेल्टा m। ठीक है, ओ भाई साहब इसमें कैसे छू गया ये? ठीक है,
अब ये इसका मान दिया गया है 90 माइनस ए, तो यहां रख दो साइन 90 माइनस ए प्लस का ए और बटे कितना 2, और नीचे जो चल रहा है उसको लिखा रहने दो साइन ए बाई 2 हो गया। √2 चाहे तो आप इसका इधर गुणा करवा लें, काहे इतना बड़ा करेंगे, √2 साइन ए बाई 2 बराबर कितना, इधर देखो क्या हो जाएगा, साइन ए से ए क्या हो गया कैंसिल, 90/2, 90/2 कितना हो जाएगा 45, √2 इंटू साइन a/2 बराबर साइन 45 का मान आपको पता होना चाहिए 1/√2 होता है, कितना होता है 1/√2। अब ये √2 गुणे में उधर कहां जाएंगे, बटे में, इसके साथ आ जाएगा ये, तो ये हो जाएगा बच्चों साइन a/2 बराबर 1/√2, ये पहले से है, √2 इसके साथ एक और आ गया, ये गुणे में था उधर जाके कहां हो गया बटे में, √2 √4 और √4 से बाहर कितना आ जाएगा 2, जो संख्या रूट में 2 बार लिखी हो वो बाहर आ जाती है, तो यानी यहां से मैं ये बोल सकता हूं कि साइन a/2 बराबर कितना आ गया 1/2, तो साइन a/2 1/2 कितने का मान होता है साइन में, साइन 30 का होता है, कितने का साइन 30 का, इससे ये क्या हो गया कैंसिल, तो यहां से बोल सकता हूं a/2 जो है वो 30 है, तो ये 2 गुणे में उधर कहां चले जाएंगे, बटे में है उधर गुणे में, तो 2 का गुणा हो जाएगा 30 दूनी 60, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 60 डिग्री, कितनी आ गई बच्चों 60 डिग्री। अब ये 60 डिग्री है कहां पे, थर्ड ऑप्शन पे 60 डिग्री, ठीक है। कब आया है ये देखो अच्छा ये यहां पड़ा है, देखो कैसे कलेगार लोग हैं, यहां है 2020 में आया था, कब आया था 2020 में, तो ये आए हुए क्वेश्चन है, ऐसा मत समझिए कि आया नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, देखो 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस, कौन सा लेंस है अवतल लेंस, 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस के संपर्क में रखा है, तो अवतल लेंस की जो फोकस दूरी होती है बच्चों वो ऋणात्मक होती है, तो एफ बराबर कितना है -12 सेंटीमीटर, फोकस दूरी के उत्तल लेंस के नहीं 18 सेंटीमीटर है अवतल की, अवतल की कितनी है बच्चों 18 सेंटीमीटर, तो -18 सेंटीमीटर, इसको मान लीजिए F1, और जो उत्तल की है वो 12 सेंटीमीटर है, तो 12 सेंटीमीटर काहे को हो जाएगा प्लस के, अवतल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो कैसी होती है धनात्मक, उत्तल लेंस की अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है ऋणात्मक, उत्तल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है धनात्मक, ये याद रहेगा। अब देखो संयोजन, इनके संयोजन की फोकस दूरी, तो इसका सूत्र होता है 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2, ठीक है, तो 1/f बराबर 1/f1, f1 कितना है -18 प्लस f2 कितना है +12, तो 1/f बराबर इन दोनों का लासा ले लीजिए 18 12 36 आ जाएगा, 18 दूनी 36 -2 प्लस 12 तिहाई 36, तो 1/f बराबर कितना आ जाएगा 3 पे 2 गए 1/36। अब देखो इधर इसका गुणा करवा दो इधर इसका, 36 एक कम 36, f का 1 में, तो f बराबर कितना आ गया 36 सॉरी 36 काहे का आया है प्लस का, तो ये वाला ऑप्शन होगा, ये भी ध्यान दे लेना, माइनस का आ रहा है कि प्लस का, दिक्कत हो जाएगी फिर ना। चलिए एक द्विउत्तल लेंस के प्रत्येक पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या r है तथा उसके पदार्थ का अपवर्तनांक n जो है वो 1.5 है, इसके लिए इनमें से कौन सा संबंध सही होगा, लेटेस्ट है ये 2025 में आया हुआ है, अब वो क्वेश्चन जो 2025 में आए हुए, क्या ब्लर हुई थी क्या स्क्रीन, अभी ब्लर हुई थी क्या स्क्रीन, चलो ठीक है अब तो साफ दिख रहा है ना। तो ये इसका फार्मूला होता है बच्चों 1/f बराबर n-1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2, ये याद रखना। 1/, फोकस दूरी हमें इसके लिए यही संबंध निकालना है, तो 1/f बराबर n क्या है अपवर्तनांक, n क्या है अपवर्तनांक, और अपवर्तनांक आपको दिया गया है 1.5, ठीक है 1.5 माइनस 1/r1, देखो इसमें बोला गया प्रत्येक पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या r है,
यानी R1 का मान भी R है, R2 का मान भी कितना है R। ये कौन सा लेंस है? द्विउत्तल लेंस, दोनों उत्तल लेंस है। अब देखो पहले वाली की जो वक्रता त्रिज्या होगी, अगर उत्तल दिया है, ध्यान से सुनना मेरी बात को, अगर उत्तल दिया है तो पहली वाली पॉजिटिव होगी, R1 पॉजिटिव, F1 भी पॉजिटिव, R2 निगेटिव, F2 निगेटिव। अगर ये उत्तल है, अगर ये अवतल हुआ, इसमें R1 जो होगा वो निगेटिव होगा, R2 पॉजिटिव होगा, यहाँ F1 निगेटिव होगा, F2 क्या होगा? पॉजिटिव। ये बातें याद रखना, ये बहुत काम की बातें हैं। मैं डायरेक्ट ऐसे बता देता हूं, 1/R ये हो जाएगा माइनस 1/R2। R2 की जगह भी क्या लिखना है? R, लेकिन काहे का? माइनस का। ठीक है, 1/F बराबर, ये 1.5 है, 1.5 का मतलब 1.5, 1.5 में 1 जाएंगे तो 0.5 बचेगा, इतना समझ रहे होंगे आप। ठीक है, अब इधर देखो, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 1/R, ये माइनस मिलके प्लस 1/R। नीचे अगर सेम सेम है तो ऊपर वालों को क्या करेंगे बच्चों? जोड़ देंगे। तो 1 + 1 मिलके क्या हो गया? 2, और नीचे क्या चल रहा है? R। ठीक है, अब नीचे वालों को भी मत जोड़ देना, नीचे सेम सेम है तो ऊपर वालों को जोड़ दो। अब 5 का गुणा 2 में करवाओ, तो 5 दूनी कितने हो जाएंगे? 5 दूनी 10, 10 आ गया। एक अंक बाद दशमलव लगाना है तो यहाँ दशमलव आ गया, यानी ये एक ही लिखा है। ऐसे समझो ये आधा था, आधा का 2 में गुणा करवाएंगे, 2 के आधे करेंगे, बताओ कितने हो जाएंगे? 1। ऐसे समझ सकते थे। यहाँ R का इधर, F का इधर, तो यानी यहां से संबंध आ गया F बराबर क्या? R। F बराबर R। कौन सा ऑप्शन सही है? सेकेंड नंबर, F बराबर R। देखो सवाल अच्छे हैं, करने आने चाहिए बस ना। चलिए, F फोकस दूरी का उत्तल लेंस 2F फोकस दूरी वाले अवतल लेंस के संपर्क में रखा जाता है। संयुक्त लेंस की फोकस दूरी, अभी हमने बताया था संयुक्त लेंस की फोकस दूरी 1/F बराबर होता है 1/F1 + 1/F2। ठीक है, 1/F बराबर F1 मान लिया, ये F फोकस दूरी का उत्तल लेंस है और 2F फोकस दूरी का अवतल लेंस है। तो ये जो अवतल लेंस है ये 2F है, यानी ये काहे में होगा? माइनस में। क्यों होगा? अवतल वाला माइनस में होता है और उत्तल वाला प्लस में। तो F की वैल्यू F1 की जगह मान लिया F है, और F2 की जगह कितना है? माइनस का 2F है। ठीक है, तो F1 की जगह बच्चों कितना रखेंगे? F। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव है। कौन सा लेंस है? उत्तल। प्लस 1/F2 की जगह कितना रख देंगे? माइनस का 2F। ये हो जाएगा बच्चों 1/F बराबर 1/F प्लस माइनस माइनस 1/2F। इनका लासा ले लो, ये कैपिटल F है, ये दोनों स्मॉल f है, ये थोड़ा ध्यान रखना, जो इनको भी जोड़ घटा लो। इनका लासा आ जाएगा 2F। F का भाग 2F में दोगे, F से F कैंसिल, बचा 2, 2 आ गया, माइनस 2F का 2F में भाग दोगे, पूरा कैंसिल, एक बार जाएगा, 1 का गुणा 1 में तो 1 आ जाएगा, यानी 1/F बराबर यहां से आ जाएगा 2 में 1 गए 1/2F। क्रॉस गुणा करवाओ तो F का गुणा 1 में तो F, और 2F का 1 में तो 2F। तो F की वैल्यू 2F आई, वो भी प्लस की आई है, ये भी याद रखना, तो प्लस का 2F आएगा। ठीक है बच्चों, प्लस का क्या आ जाएगा? 2F। अगर क्लास अच्छी लगे तो आज मैं कह रहा हूं कि आप दूसरों लोगों के पास भी शेयर करें इसे। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये यहां भी दिया गया है, इसके अलावा ये आपका 2 नंबर में भी 2 बार पूछा जा चुका है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें मैथ भी काफी यूज होगी। किसी प्रिज्म के प्रिज्म कोण तथा न्यूनतम विचलन कोण के मान बराबर बराबर हैं और कितने हैं? ए हैं। ठीक है, किसी प्रिज्म के प्रिज्म कोण कितना होता है? ए, और न्यूनतम विचलन यानी डेल्टा एम के मान बराबर हैं जो ए हैं, तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक होगा। याद करो अपवर्तनांक होता क्या है? एन बराबर साइन डेल्टा एम प्लस A/2 और पूरे के बटे क्या? साइन A/2, यही होता है। तो n बराबर क्या आ जाएगा यहां से? साइन
अब देखो इसने खुद बोल रखा है कि दोनों कोण बराबर है, ये वाला कोण ये वाला बराबर है और दोनों ए के बराबर है, तो यानी इस जो सिग्मा एम है इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, ये जो न्यूनतम विचलन है इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, ए। ठीक है, तो ये हो जाएगा बच्चों ए प्लस ए। ठीक है, इसकी जगह हमने क्या रख दिया, ए और बटे 2। और यहां अगर आप रीजन देना चाहें तो दे सकते हैं कि क्यों किया हमने, चूंकि ये इमोजी मत समझ लेना भाई, क्योंकि जो डेल्टा एम है ये किसके बराबर है, ये मैं डेल्टा सिग्मा क्या बोल जा रहा हूं बीच बीच में, और नीचे क्या चल रहा है, साइन ए बाई 2। तो एन बराबर कितना आ जाएगा, ए प्लस ए 2a, तो ये हो गया साइन 2a बाई 2, और नीचे क्या चल रहा है, साइन a बाई 2। 2 से 2 कैंसिल, ऊपर आ जाएगा n जो होगा वो ऊपर आ जाएगा साइन ए, और नीचे क्या आ जाएगा साइन a बाई 2। तो साइन a क्या हो जाएगा, साइन ए, साइन 2a का फार्मूला होता है 2 साइन ए इंटू कॉस ए, हाफ एंगल फार्मूला। तो इसलिए कहते हैं कि ये जो बच्चे मैथ नहीं लेते और फिर उनको काफी दिक्कतें होती हैं इनमें, साइन ए 2 साइन ए बाई 2 हो जाएगा इंटू कॉस ए बाई 2। ये साइन ए का फार्मूला है, इसे हाफ एंगल फार्मूला कहते हैं। यहाँ 2a होता तो यहाँ a हो जाता, यहाँ a है तो a का आधा a बाई 2, और नीचे क्या चल रहा है बच्चों, साइन a बाई 2। विजिबल है, दिख रहा है सब कुछ। देखो इसको काटा पीटी मचा दो बस, और कुछ नहीं है। इससे ये क्या हो गया, कैंसिल। n की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी, 2 cos a बाई 2। कितनी आ जाएगी बच्चों, 2 cos a बाई 2। कौन सा ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन बिल्कुल बढ़िया सा है। ये 2 नंबर का भी क्वेश्चन आता है तो इसमें भी ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, पतले प्रिज्म, कैसे प्रिज्म, पतले प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक क्या होगा यदि उसके अपवर्तक कोण तथा विचलन कोण का मान वो समान है। ये आपको बताना है, पतले प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक क्या होगा यदि उसके अपवर्तक कोण तथा विचलन कोण का मान सेम सेम है, तो हमें बताना है। अब देखो इसका मतलब क्या है, अपवर्तनांक मुझे निकालना है यानी n की वैल्यू निकालना है। ठीक है, यदि उसके अपवर्तक कोण और विचलन कोण का मान सेम सेम है, तो आपने पढ़ा होगा क्या, n-1 इंटू ए, ये किसके बराबर होता है, सिग्मा m। ये पढ़ा है आपने। इसका मान इस कोण के मान के बराबर है, तो मुझे अपवर्तनांक निकालना है। तो मैं इसको हटा के इसकी जगह क्या लिख सकता हूं बच्चों, ए। क्यों, इसमें बोला गया है अपवर्तक कोण जो है वो विचलन कोण के बराबर है। ये अपवर्तक कोण है, ठीक है, ये विचलन कोण के क्या है, बराबर। तो n-1 ये निकालना है इंटू ए, ए की जगह ए रख दो। बस हमने इसको हटा के इसकी जगह क्या रख दिया, ए, क्योंकि दोनों क्या है, बराबर। अब देखो ये गुड़े में इधर आएगा बटे में, तो ए और ये गुड़े में है तो बटे में आ गया ए और बराबर n-1। ए से ए बच्चों कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहां कितना आ जाए, ए। अरे 5 का भाग 5 में देते हो तो कितना आता है, 1। तो ए का भाग ए में दोगे तो कितना आ जाएगा, 1 बराबर n-1। ये माइनस का इधर लाओगे तो प्लस का हो जाएगा, तो n की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई, 2, 2.0। ठीक है, वो 20 नहीं लिखा है, 2.0 है। उम्मीद है कि समझ में आई होगी मेरी बात। अगला क्वेश्चन देखो, ये तो कक्षा 10 में भी आपने पढ़ा था, ये हमने ऐसे डाल लिया एक क्वेश्चन कि आप थोड़ा प्रसन्न भी हो जाएं। हर क्वेश्चन कठिन नहीं होना चाहिए कठिन तो ऐसे कोई भी नहीं था। ये देखो हमारे टाइपराइटर का कमाल, देखो एक बार देखो, देखो जल्दी से, ये देखो ऑप्शन कैसे लिखा है, रेड, वाह। बाकी सारे ऑप्शन हिंदी में है, क्या बात है। बाकी अच्छा इसको हो सकता है लाल का मतलब पता ना हो। प्रिज्म से गुजरने के पश्चात श्वेत, श्वेत का मतलब 7 रंगों का प्रकाश, किस रंग का विचलन न्यूनतम होगा। न्यूनतम विचलन इसका होता है, मैं एक बार आपको बता दूं कि रेड जो कलर है, रेड
इसका क्रांतिक कोण और तरंग दैर्ध्य लेम्डा, ये ज्यादा होती है। ठीक है, ये ज्यादा होती है। बाकी अगर आपसे पूछा जाए विचलन, फैलाव, प्रकीर्णन, ये रेड कलर का सबसे कम होता है। विचलन, फैलाव और प्रकीर्णन, रेड का ये सबसे ज्यादा होता है। दोनों चीजें, ये तीनों चीजें कम होती है। और बैगनी के लिए इसका उल्टा हो जाएगा। बैगनी में ये चीजें क्या हो जाएंगी, नीचे, और ये चीजें क्या हो जाएंगी, ऊपर। बैगनी रंग क्या सबसे ज्यादा विचलन बैगनी का होगा, सबसे ज्यादा फैलाव बैगनी का होगा, सबसे ज्यादा प्रकीर्णन बैगनी का होगा। अगर पूछा जाए क्रांतिक कोण सबसे कम किसका होगा, बैगनी का। क्रांतिक कोण के अलावा तरंग दैर्ध्य भी तरंग दैर्ध्य ये भी किसकी कम होगी, बैगनी की। तो ये दोनों चीज कम होंगी बैगनी की, और लाल की सबसे ज्यादा होंगी। विचलन, फैलाव, प्रकीर्णन ये बैगनी की ज्यादा होंगी, लेकिन लाल की क्या होंगी, कम। हमसे पूछा गया है विचलन न्यूनतम सबसे कम किसका होगा, रेड का होगा। तो एक क्वेश्चन से आपने 4-5 क्वेश्चन और जान लिए। ठीक है, अब ये क्वेश्चन होते हैं समाप्त। मैं एक बार टाइमिंग देख लूं, क्या ये आज ही निपटाए जा सकते हैं। चलो अभी 35 मिनट ही हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलो मैं थोड़ा थोड़ा रेस्ट कर लूंगा अगर बीच में मुझे दिक्कत हुई। काफी पढ़ाए हुए हैं आज। कांच से निर्मित एक पतले प्रिज्म से उत्पन्न विचलन कोण कितना है, 4 डिग्री है। प्रिज्म कोण ज्ञात कीजिए। कांच का अपवर्तनांक 1.5 है। ठीक है, तो अभी आपको बताया हमने डेल्टा एम बराबर n-1 इंटू ए होता है। डेल्टा एम क्या है, विचलन कोण। ए क्या है, प्रिज्म कोण। प्रिज्म कोण ज्ञात करना है, यानी n की वैल्यू निकालनी है, और ये विचलन कोण आपको दिया गया है 4 डिग्री। तो यहां लिख दो 4 डिग्री बराबर n अपवर्तनांक यानी 1.5 माइनस 1 इंटू ए। इसको घटाएंगे तो 4 डिग्री बराबर 1.5 में 1 गया, भी हमने बताया, आधा बचेगा, आधा मतलब 0.5 इंटू ए। ये गुड़े में इधर आएगा बटे में, तो 4 बटे कितना 0.5 और बराबर क्या ए। अब ये मत समझ लेना ऊपर वाला जो है वो बड़ा है, मैं ये समझा रहा हूं। ये दशमलव हटाओगे, ऊपर क्या बढ़ाओगे 0। अब 5 का भाग 40 में दोगे, तो ए की वैल्यू 5 अठे 40, 8 डिग्री आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 8 डिग्री। शायद ये समझ में आ जाए आपके सवाल। तो आप स्क्रीनशॉट ले लो एक बार जल्दी से ना, नहीं तो भुला जाओगे फिर। अगला सवाल देखो बच्चों, एक अवतल लेंस के प्रत्येक पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है तथा अपवर्तनांक 1.5 है। इसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। याद है ये क्या होता था, 1/f बराबर n-1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं, देखो 2023 में आया है। ये बड़े क्वेश्चनों में मतलब 2 नंबर के क्वेश्चन है। अब एक अवतल लेंस के प्रत्येक पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या, देखो अभी इस बात को मैंने समझाया था। अवतल लेंस हो तो पहली त्रिज्या कैसी, माइनस की, f1 माइनस की, और f2 वक्रता त्रिज्या, यानी वक्रता त्रिज्या है तो r1 r2 होंगी, और दोनों कितनी होंगी, r मान लो। तो पहला वाला जो होगा वो क्या होगा, माइनस, और दूसरा वाला क्या होगा, प्लस। एक 30 सेंटीमीटर है तो पहला वाला 30 प्लस का होगा कि माइनस का, माइनस का, और दूसरा वाला का एक होगा प्लस का। तो 1/f बराबर n, अपवर्तनांक दिया गया है कितना, 1.5। ये 1.5 ही बार बार क्यों दे रहा है, माइनस का 1/r1। r1 बताया था हमने कितना होगा, माइनस का 30, माइनस 1/r2, r2 प्लस का 30। ठीक है, ये चिन्ह पहले से है।
1/f बराबर, इसको घटाएंगे आ जाएगा 0.5। इन दोनों का लासा लेंगे 30 आ जाएगा, 30 का भाग 30 में देंगे, एक बार जाएगा, माइनस है तो माइनस, यहां भी माइनस है, माइनस 30 एकन्नम 30, इसमें गलती मत कर देना, माइनस माइनस प्लस मत कर लेना। 0.5 इंटू -1 जुड़ के हो जाएंगे -2 और बटे कितना चल रहा है 30। चाहे तो आप इसे काट दें, चाहे तो अभी छोड़े रहें, बाद में काटा पीटी मचाएंगे। देखो इसको काट देते हैं, 2 1 कम 2, और ये कितनी बार 15 बार, तो ये कितना आ जाएगा 1/f बराबर, ऊपर आ गया 0.5 और नीचे कितना बचा 15। ठीक है, अब इसको खेला करते हैं हम लोग, ये दशमलव हटाएंगे, नीचे 0 बढ़ाएंगे। ठीक है, दशमलव ऊपर हटाया है तो नीचे 0 बढ़ेगा, ये याद रखना। 5 एकन्नम 5 और 5 तिहाई 15, एक 0 बचा तो ये 0 आ गया। तो 1/f कितना आ गया बच्चों 1/30। पूरा करवाइए ऐसे ऐसे, तो f की वैल्यू कितनी आ गई यहां से 30 सेंटी, बोलो f की वैल्यू कितनी आ गई 30 सेंटीमीटर। ठीक चल रहा है सब कुछ। इसका आंसर -30 आएगा, देख लेना, थोड़ा कैलकुलेशन इधर उधर हो गई हो। देखो अगला क्वेश्चन है, यदि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की अभिदृश्यक तथा नेत्रिका लेंसों के आवर्धन क्रमशः m1 तथा m2 है, तब सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता का सूत्र लिखिए। ये होता है बच्चों m1 इंटू m2। ठीक है, अगर ये m1 m2 है तो इनकी जो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता होगी उसका सूत्र लिखना है। तो आवर्धन क्षमता कितनी होगी m1 इंटू m2, 2 नंबर का था, बताओ 2 नंबर मिल जाते कितनी आसानी से। तो ये याद रखना, अगर अभिदृश्यक तथा नेत्रिका लेंसों के आवर्धन m1 है m2 है तो इसकी आवर्धन क्षमता का सूत्र m1 इंटू m2 होगा। बड़ा आसान क्वेश्चन था, आप बोलेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तल लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तथा अवतल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है। दोनों लेंस संपर्क में रखे गए हैं। इस संयोजन से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। एक अच्छा 10 से रिलेटेड है, लेकिन इसमें बहुत कुछ अलग भी है। देखो उत्तल लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी को हम f1 मान लेते हैं, और ये पॉजिटिव होगी तो 10 सेंटीमीटर प्लस का लिख देते हैं। ठीक है, अवतल लेंस की फोकस दूरी 50 है तो इसको मान लेते हैं f2, और ये होगी माइनस की 50। क्यों, अवतल है इस वजह से माइनस होगा, तो माइनस का 50 सेंटीमीटर। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। दोनों लेंस संपर्क में रखे गए हैं। इस संयोजन से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी गई है। तो वस्तु की दूरी को बच्चों यू कहते हैं, यू हमेशा माइनस का होता है, कोई भी दर्पण हो कोई भी लेंस हो। ठीक है, तो माइनस का 25 सेंटीमीटर हो गया। वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए, यानी हमें निकालना है v की वैल्यू। प्रतिबिंब की दूरी को बच्चों v कहते हैं, वस्तु की दूरी को u कहते हैं, प्रतिबिंब की लंबाई को I कहते हैं, और ये वस्तु की लंबाई को क्या बोलते हैं, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट यानी O। अब देखो हम पहले यहां से फोकस निकाल लें, फोकस दूरी यफ। तो यफ बराबर क्या होता है 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। अगर आप इसको डायरेक्ट भी मैं बता सकता हूं कैसे। ठीक है, यहां से f जो है डायरेक्ट आता है f1 इंटू f2 अपॉन f1 प्लस f2, ये डायरेक्ट सूत्र होता है। यहां आप वैल्यू रखें और चाहे इसको पूरा हल करें, दोनों सेम सेम आएंगे। इसका भी हम मतलब आगे दिखाएंगे भी ये कैसे आया, एक सवाल है आगे। 1/f बराबर f1 बताओ कितना है बच्चों 10, तो 1/10 प्लस 1/f2 है माइनस का 50। तो 1/f बराबर 1/10 प्लस माइनस माइनस 1/50। 1/f बराबर ये लासा आ जाएगा 50, 10 × 50, 50 1 कम 50, तो 1/f बराबर
5 में 1 गए 4, 4/50। इसको चाहे तो आप नीचे तक दिख रहा होगा ना, 2 से काट दीजिए, 2 दूनी 4 और 2 से इसको काटेंगे 25 बार। यहां से बताओ 1 बट्टे जो यफ आ रहा है वो किसके बराबर आ रहा है, 2/25। मुझे तो चाहिए क्या, एफ, तो एफ बराबर कितना आ जाएगा, 25/2। सवाल अभी हल नहीं हुआ है, ये तो एफ निकाला है हमने, ठीक है, एफ की वैल्यू आई है, मुझे वी की वैल्यू चाहिए। तो आपने कौन सा दर्पण है कि लेंस, लेंस है, तो लेंस फार्मूला पढ़ा होगा, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। लेंस में यहां माइनस होता है, दर्पण में यहां प्लस होता है। तो 1/f, देखो इस हमको तो इसकी जरूरत भी नहीं है एफ की, तो यहां से एफ को हटा दो भाई, मुझे तो जरूरत इसी की है, इसकी। 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। 1/f की ही जरूरत है, तो ये कितना हो जाएगा, 2/25 बराबर 1/v माइनस 1/u। u कितना है, 1 माइनस का 25। ठीक है बच्चों, ये हमेशा चिन्ह सहित लिखेंगे ना, तो फिर सब मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो ये आ गया बच्चों 2/25। ठीक है, ये माइनस, ये माइनस, माइनस माइनस प्लस, इसको इधर ले आते हैं, फिर से सुनना, माइनस माइनस प्लस, और प्लस वाली चीज को बराबर के इधर लाएंगे तो काहे को हो जाएगा, माइनस का 1/25। समझ में आई बात। और उधर क्या बचा, 1/v। देखो नीचे अगर सेम सेम है तो ऊपर वालों को घटा दीजिए, 2 पे 1 गए तो 1/25 बराबर 1/v। आए बाएं साएं वाला गुणा करवाइए, इधर इसका, तो v की वैल्यू कितनी आ गई, 25 सेंटीमीटर। v की वैल्यू कितनी हो गई, 25 सेंटीमीटर। थोड़ा कैलकुलेशन वैसे मिस्टेक नहीं होगी, ये भरोसा है अपनी कैलकुलेशन पर, लेकिन फिर भी देख लेना एक बार कि कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो। ये जो कंप्यूटर चालक हैं कृपया देखते रहे, अगर कहीं कैलकुलेशन में गड़बड़ी हो तो हमें बताते रहेंगे ना, यहाँ भैया हो गया कुछ गड़बड़ ना, तो हम पता लगा सवाल ही लगाते भी नहीं। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन है, इसी की बात कर रहा था मैं, ठीक है, 2020 में आया। संपर्क में रखे दो लेंसों के संयोग की फोकस दूरी के लिए सूत्र लिखिए। तो अभी हमने बताया ये क्या होता है, 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। याद करिए अब इसको हल कैसे करेंगे, इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर, 1/f बराबर, इधर इसका गुणा करवाएंगे तो ये हो जाएगा f2, इधर इसका करवाएंगे ये हो जाएगा f1, और यहाँ क्या हो जाएगा, f1 इंटू f2, नीचे वाले का नीचे वाले पे, इसका इधर गुणा, इसका इधर गुणा, इनका आपस में कैंची गुणा आपने सीखा होगा, ऐसे करवाते हैं, देखो ऐसे ऐसे, और इनका आपस में ये गुणा होता है। चलो आगे देखो, ये हो जाएगा 1/f बराबर, चलो मैं एक बार और लिख दूं, 1/f बराबर, ये क्या हो जाएगा बच्चों, f1 प्लस f2 लिखो, चाहे f2 प्लस f1 लिखो। देखो 2 + 3 5, 3 + 2, अगर प्लस में है तो किसी को पहले किसी को बाद में लिखो, तो इसको हम लिख सकते हैं f1 प्लस f2 अपॉन f1 प्लस f1 इंटू f2। ये फार्मूला आ गया। अब देखो यहां मुझे चाहिए f फोकस दूरी, ना कि 1/f, तो इसको पलटा दो तो ये आ जाएगा f/1, एक का कोई मतलब नहीं, इसको भी पलटा दो तो f1 इंटू f2 और बटे f1 प्लस f2। ये फार्मूला आपसे पूछा गया था, ठीक है, ये सब करने की कोई जरूरत नहीं, मैंने ये बताया है कि कहां से आया है, ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे। यहां मैं ऊपर लिख देता हूं f बराबर f1 इंटू f2 बटे f1 इंटू f2 बटे f1 प्लस f2। ये फार्मूला है फोकस दूरी का। लेकिन 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 यहां पर बोला गया है दो लेंसों के संयोग के लिए फोकस दूरी, यदि एक लेंस उत्तल है तथा दूसरा अवतल। अगर ऐसा होता है तो बताओ यहां से यफ कितना आ जाएगा। अगर एक उत्तल है तो उत्तल वाले मान लिया हमने, यहां लिख देंगे, माना उत्तल लेंस की
फोकस दूरी f1 तथा अवतल लेंस की फोकस दूरी f2 है। ठीक है, ये हो गया। उत्तल लेंस की फोकस दूरी कितनी है f1 और अवतल लेंस की फोकस दूरी कितनी है f2। तो यहां से बताओ, f1 की जगह तो f1 ही रहेगा। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं क्योंकि उत्तल लेंस है। लेकिन f2 अवतल है तो इसकी फोकस दूरी कैसी हो जाएगी, ऋणात्मक। तो f1 माइनस f2, नीचे भी वही करेंगे f1। अब ये f2 माइनस का है तो यहां क्या लग जाएगा, माइनस f2। ये फार्मूला हमसे लिखने को बोला गया था। फार्मूला तो ये होता है, लेकिन जब ये कब है, जब लेंस हमें पता ना हो, बस लेंस दिए गए हैं। लेकिन जब एक अवतल हो एक उत्तल हो तो ऐसे होगा। ठीक, ये हमने लिख दिया। अब बोला गया है संयुक्त लेंस की प्रकृति क्या होगी, ये निकालेंगे। उत्तर स्पष्ट कीजिए। अगर दो लेंस है ऐसे f1 f2 तो इनकी प्रकृति कैसी हो सकती है, ऋणात्मक धनात्मक। ठीक है, ये निकालना है हमें। तो तीन कंडीशन हो सकती है। क्या, एक हो सकता है कि f1 बड़ा हो, यदि, यहां लिख देते हैं यदि f1 बड़ा है किससे, f2 से। ऐसा हो सकता है कि f1 बराबर हो f2 के। ऐसा हो सकता है कि f1 जो है वो छोटा हो f2 से, यानी अब की बार f2 बड़ा हो। ये तीन कंडीशन हो सकती हैं। चलो एक बार अपने मन में सोचते हैं ये कैसे कैसे होंगे। मैं प्रूव करवा के दिखाता हूं आराम से, 2-3 मिनट लगेंगे। f1 का मान हमको f1 बड़ा लेना है f2 से। तो f1 ऐसे ले लो मान जो आपको सरल लगे। जैसे मैंने f1 10 ले लिया, f1 को 20 ले लिया हमने। f1 क्या ले लिया, 20, और f2 क्या ले लिया, 10। क्या f1 बड़ा है, आप बोलेंगे जी सर f1 बड़ा है। f2 क्या है, छोटा। तो हमें f1 बड़ा लेना है, f2 छोटा लेना है। यहां रख दो, f1 की जगह 20 रखो तो ऊपर आ गया 20 इंटू f2 की जगह कितना रखना है, माइनस का 10, और नीचे क्या चलेगा, 20 माइनस 10। तो ये ऊपर हो गया माइनस का 200। ठीक है, और 20 माइनस 10 यानी 10। इसको काटेंगे, 200 में 10 से भाग देंगे। ठीक है, ये कट जाएगा, माइनस का 20 आएगा। यानी जब f1 f2 से बड़ा होगा तो फोकस दूरी जो संयुक्त वाली आएगी वो कैसी आएगी बच्चों, ऋणात्मक। कैसी आएगी, ऋणात्मक। एक कंडीशन हमने सोच के निकाल ली। दूसरा, ये रटो मत, मैं तो लिखवा दूंगा। ऋणात्मक होगी, ये अनंत होगी, ये धनात्मक होगी। रट ये मत सोचिए। अगर f1 f2 बराबर है, यदि f1 10 है तो f2 भी कितना है, 10। अब यहां सोचिए, यहां रखिए आप 10, यहां रखेंगे 10, यहां रखेंगे तो 10 माइनस 10 0 हो जाएगा। ऊपर कुछ भी आए, यहां कुछ भी आए, ये कोई भी संख्या हो, नीचे अगर 0 आ गया तो इसका मान कितना होता है, अनंत। ऊपर कोई भी संख्या लिखी हो, नीचे अगर 0 आ गया, ये बम है, ये फटेगा, इतने टुकड़े करेगा भाई साहब, गिन नहीं पाओगे। तो ये मान कितना हो गया, अनंत। जिसको गिन ना पाओ वो क्या है, अनंत। अनंत क्यों हुआ, क्योंकि नीचे क्या बन गया, 0। इसको हम बोल सकते हैं इसकी फोकस दूरी कितनी होगी बच्चों, अनंत। जब f1 f2 क्या होंगे, बराबर। अगर f1 क्या हो गया, छोटा, f2 बड़ा हो गया, यही ले लीजिए। अब की f1 10 है, f2 20 है, यहां रखिए। f1 की जगह आपको 10 रखना है तो 10 हो गया। f2 की जगह आपको 20 रखना है तो माइनस का 20 हो गया। नीचे f1 की जगह 10 रखना है, माइनस लगाना है। f2 की जगह माइनस का 20 लेना है तो ये माइनस का 20। ये थोड़ा ध्यान रखना, f2 की जगह माइनस का 20 है तो ये माइनस माइनस ऊपर देखो 200 हो गया, माइनस का। ठीक है, नीचे माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। माइनस माइनस क्या आ गया, प्लस। f1 माइनस f2। ठीक है, ठीक, गड़बड़ गड़बड़ गड़बड़, ये है माइनस का 20 है। ठीक है, सॉरी। f2 यहां माइनस हमने चिन्ह बदल लिया था ना, अब माइनस लगाने की जरूरत नहीं है, गड़बड़ हो रहा था ना। 20 में 10 गए तो माइनस का 10, माइनस से माइनस कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल, 20 आएगा लेकिन अब प्लस का आएगा। अगर ऐसा हुआ तो इस बार फोकस दूरी कैसी आ गई, धनात्मक। कैसी आ गई बच्चों, धनात्मक। यहां पर मान रखना था ना सिर्फ, बस। तो ऐसे आप सोच सकते हैं। ये आपको 3 नंबर का आया था ये क्वेश्चन। बढ़िया लगा क्वेश्चन, मजा आ गई। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए।
बोला गया है निम्न में से कौन से उत्तल लेंसों को प्रयुक्त करने पर अधिकतम आवर्धन क्षमता का दूरदर्शी बनेगा। इस दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता भी ज्ञात कीजिए। आपको दिया गया है F1 जो है वो 20 सेंटीमीटर है, F2 जो है वो कितना है 50 सेंटीमीटर है। ये एक संयोजन है। दूसरा दिया गया है आपको F3, F3 है 1 मीटर है। F3 जो दिया गया है आपको 1 मीटर दिया गया है। F4 5 सेंटीमीटर है। F4 जो है वो 5 सेंटीमीटर है। ये भी 2020 में आया था। हमें आवर्धन निकालना है तो m बराबर क्या होता है माइनस का F0 अपॉन Fe। ये आपने पढ़ा था। दिमाग में बस ये रखिए कि अगर ये एक संयोजन है, एक ये संयोजन है, तो दूसरे वाले में पहले वाले का भाग देना है। ठीक है, बस 50 है 500 है पता नहीं, ऐसे ही कुछ है। 20 50 यही है शायद। ठीक है, तो बस ये जो F0 होता है बाद वाला होता है। ठीक है, तो ये याद रखना। तो m बराबर कितना हो जाएगा 50 और Fe कितना हो जाएगा 20। ये कितना आ गया 5/2, यानी ये आ जाएगा 2.5 आवर्धन इसका। इस वाले का निकालिए, यहां भी यही होगा F0 अपॉन Fe। ये जो F1 है ये 20 नहीं है शायद। एक बार सवाल चेक करो ये वाला। हम्म, हम्म, ठीक ठीक, चलो ठीक है, ये इतना ही है। तो यहाँ पर देखो बस माइनस लगाना है। ये माइनस भूल गए, यहाँ पर माइनस। ठीक है, ये भी होगा F0 अपॉन Fe। लेकिन याद रखना इसमें F0 का काम कौन करेगा पहला वाला। ठीक है, इसमें जो बाद वाले में होगा उसमें F0 काम कौन करेगा पहला वाला। तो ये कितना है 1 मीटर। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर 100। 1 मीटर है यहाँ पर तो 100 सेंटीमीटर हो गया माइनस का। और Fe कितना है 5। इसको इससे काट दो, कितना आ जाएगा m की वैल्यू 20 माइनस का 20। ठीक है, अब पूछा गया है कि आवर्धन क्षमता भी ज्ञात कीजिए। क्षमता दूरदर्शी का बनेगा प्रयुक्त अधिकतम आवर्धन। तो ये जो दोनों वाले संयोजन है यहां लिख देंगे F3 तथा F4 वाला अधिकतम अधिकतम आवर्धन प्रदर्शित करता है। अधिकतम आवर्धन प्रदर्शित करता है। नींद आ रही शायद F3 और F4 वाला अधिकतम आवर्धन प्रदर्शित करता है। और ये पूछा गया था ये कितना प्रदर्शित करता है तो 20। ठीक है, कितना प्रदर्शित करता है 20। ठीक है, हो जाएंगे। सबसे आप लोग ये वाला क्वेश्चन लगाने का प्रयास कीजिए ना। चलो थोड़ी देर बाद पीते हैं, बहुत ज्यादा पानी पी लेते हैं कभी कभी। देखो 7वां क्वेश्चन है, बोला गया है प्लस का 5D माइनस का 3D क्षमता वाले दो लेंस संपर्क में रखे गए हैं। लेंसों के संयोजन की पहले फोकस दूरी निकालनी है, फिर क्षमता। तो ये क्षमता का तो मैंने बताया था सीधा सीधा P बराबर क्या होता है P1 प्लस P2। पहले सेकेंड नंबर हल कर देते हैं इसका। तो P बराबर क्या आ जाएगा P1 कितना है 5D और P2 कितना है माइनस का 3D। 5 में 3 गए तो ये आ जाएगा 2D। ये निकल आई क्षमता। अब फर्स्ट में क्या निकालना था हमें फोकस दूरी। तो F बराबर क्या होता है F बराबर होता है 1/P। ठीक है, 1/P। तो F बराबर कितना हो जाएगा 1/P। P का मतलब कितना है 2। ये हमेशा मीटर में होता है, इसको सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से क्या करवा देंगे गुणा। 2 से इसको काटेंगे कितनी बार 50 बार। इसका आंसर बच्चों कितना आ जाएगा F बराबर आ जाएगा 50 सेंटीमीटर। दोनों आंसर हो गए। 2 नंबर का ही आएगा शायद, इससे ज्यादा का तो आएगा नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। एक दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता 9 है।
अब इसे समांतर किरणों के लिए समायोजित किया जाता है तो अभिदर्शक व नेत्रिका के बीच की दूरी कितनी हो जाती है? 20 सेंटीमीटर। दोनों लेंसों की फोकस दूरियां ज्ञात करना है हमें। चलो, आवर्धन क्षमता यानी एम, एम दिया गया है आपको 9, और ये बोला गया है कि इनके बीच की दूरी किसकी किसकी, अभिदर्शक व नेत्रिका के बीच की दूरी है वो 20 है। एल, एल दिया गया है आपको 20 सेंटीमीटर। अभी हमने एम बताया था क्या होता है, एम बराबर होता है F0 अपॉन Fe, ठीक है, माइनस का एम का मान कितना है 9, 9 माइनस F0, व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, बिल्ली चूहा आ गया क्या? इधर देखो Fe, इसका इधर गुणा करवाओगे और इसका ये माइनस चिन्ह अगर हटा दें तो F0 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, इधर गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 9Fe, कितना हो जाएगा माइनस का 9Fe। इसका यूज करेंगे हम लोग, ठीक है। एल बराबर क्या होता है बच्चों, एल बराबर, एल मतलब लंबाई, एफ ओ प्लस एफ ई, ठीक है। एल का मान कितना है बच्चों 20, एफ ओ इसका मान कितना है माइनस का 9Fe, माइनस का 9Fe। ये क्षमता जो है माइनस में दी गई है, ये क्षमता क्या माइनस में है क्योंकि ये फिर बटे में आ जाएगा प्लस का Fe। बोलो यार तुम कैसे सोते रहते हो, ये जो है माइनस में दी गई क्या, बताओ। ठीक है, तो ये माइनस में ही होनी चाहिए, मुझे तो नहीं मिल रहा है, ये माइनस में ही होनी चाहिए, ठीक है। ये माइनस का अगर 9 हुआ, ये माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएंगे प्लस का, तो 9Fe आ जाएगा, ठीक है 9Fe। F0 की जगह हम कितना लिख देंगे 9Fe प्लस Fe, ठीक है। तो ये 20 था, ठीक है, 9 एक कितना हो गया 10Fe, इधर इसको ले आएंगे बटे में तो Fe बराबर कितना आ जाएगा 20/10, 10 से इसको काट देंगे, Fe की वैल्यू कितनी आ गई 2। तो आंसर जरूर मुझे पता है कि 2 और 18 आ रहे हैं, यानी ये सही लिखा हुआ है। तो Fe की वैल्यू 2 आ गई, इसको समीकरण 1 मान लीजिए, यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए तो L बराबर, यहाँ इसको मत मानिए इसको मानिए, इसी को रहने दीजिए, L की जगह कितना है 20, F0 ये निकालना है प्लस Fe की वैल्यू कितनी आ गई 2, इसको इधर ले आइए तो F0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 18। दोनों फोकस दूरी आ गई Fe और F0, F0 जो भी बोल सके ठीक है। तो एक आ गई 2, एक आ गई कितनी 18। चलिए, क्राउन कांच का एक समावतल लेंस बनाना है। क्राउन कांच का एक कैसा समावतल है यानी समतल और अवतल लेंस बनाना है। लेंस के पृष्ठों की त्रिज्याएं कितनी रखी जाए कि लेंस की क्षमता -2.5 डायोप्टर हो जाए, जबकि क्राउन कांच का अपवर्तनांक 1.65 है, ठीक है। चलिए इसको सोचिए, हम थोड़ा बैठ ले, थोड़ी देर सोच लीजिए इसको। क्या भाई टूट गया?
चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्या टूटा? चलो सुधारो फिर उसको। क्राउन कांच एक समअवतल लेंस बनाना है। लेंस के पृष्ठों की त्रिज्याएं कितनी रखी जाएं, यानी R1 और R2 वो हमसे पूछी गई हैं। इनकी क्षमता यदि -2.5 डायोप्टिकर है, तो यहां से हम पहले F निकालते हैं। तो F बराबर क्या होता है? 1/P। F की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/-2.5। अब ये मीटर में है, इसको काहे में बदल देंगे? सेंटीमीटर में। देखो यहां से दशमलव हटाएंगे, यहाँ क्या बढ़ा देंगे? 0। बताओ इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी F की? F बराबर हो जाएगा 1/-25 और गुणे कितना? 1000। 25 से इसको काट दीजिए। 25 एकम 25, 25 चौके 100, एक जीरो बचेगा। तो F की वैल्यू माइनस का कितना आ जाएगा? F की वैल्यू 40 सेंटीमीटर। ये याद रखेंगे, F की वैल्यू कितनी आ गई? -40 सेंटीमीटर। चलिए ठीक है, F निकाल लिया। और मुझे और क्या दिया गया है इसमें? अपवर्तनांक दिया गया है। अपवर्तनांक का मतलब क्या होता है बच्चों? N। N दिया गया है 1.65। ठीक है, हमने क्या पढ़ा था? 1/F बराबर N-1। ठीक है, 1/R1 -1/R2। अब देखो इसकी समअवतल है, तो पहली वाली त्रिज्या मैंने बोला था क्या होगी? माइनस की। दूसरी वाली काहे की होगी? प्लस की। तो 1/F। F की वैल्यू अभी हमने निकाली 1/40 बराबर N। ये है 1.65 माइनस का 1 इंटू 1/R1। मैंने बोला था पहली त्रिज्या काहे की? माइनस की, और दूसरी जैसी है वैसी रख दो। अब यहाँ ये मत कहने लगना ये भी माइनस है, ये माइनस तो पहले से लगा हुआ है ना। R2, R2 नहीं भाई, R। ठीक है, 1/40 और ये घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 0.65 बचेगा। ठीक है, ऐसा तो नहीं 0.65 के अलावा कुछ भी हो, काटने वाटने में दिक्कत ना हो भाई, देख लो इसको। R तो वैसे ही रहेगा, ये ऊपर -1 है, ये भी -1 है, तो -2 हो गया। ठीक है, अब R की वैल्यू हमें निकालनी है। इनको भेजिए इधर उधर। 65 दूना वैसे कितने होते हैं? तो 1/40, इसको लिखा रहने दीजिए वैसे ही, बराबर 65 दूना 130। 65 दूना 130, 60 दूना 120, 65 दूना 130, 130 हो गया। और 2 अंक बाद दशमलव लगा दीजिए यहाँ पर, 1.30 काहे के? माइनस के। और बटे में कितना है? R। तो R को इधर ले आइए। ये 1/40 है तो उधर हो के क्या हो जाएगा? -1/1.30। ये बटे में उधर कहाँ चला जाएगा? गुणे में 40। ठीक है, R बराबर, गुणा करवाइए। 4 का इसमें करवाएंगे। देखो 4 तिहाई 12, 4 एक कम 4 1 5, 13 चौको 52, ऐसे समझ सकते थे। 2 जीरो है तो 2 जीरो चिपका दीजिए। ठीक है, अब 2 अंक बाद क्या लगेगा बच्चों? दशमलव। 2 अंक बाद क्या लगेगा? दशमलव। तो यहाँ दशमलव लिख दीजिए माइनस का। तो R आ गया -52। ठीक है, एक R जो था वो प्लस का था, एक माइनस का, तो एक R बराबर आ जाएगा 52 सेंटीमीटर। एक R बराबर आ जाएगा, ये R1 मान लीजिए, ये R2 मान लीजिए। एक आ जाएगा 52, एक आ जाएगा -52। ठीक है, एक आ जाएगा 52 सेंटीमीटर, एक कितना आ जाएगा? -52 सेंटीमीटर। ये काफी अच्छा सवाल है आपके लिए। 1.732 अपवर्तनांक से बने समबाहु प्रिज्म के लिए अल्पतम विचलन कोण का मान ज्ञात कीजिए। इस विचलन के लिए आपतन कोण क्या है? अच्छा, अपवर्तनांक आपको दे दिया गया है 1.732। ठीक है, इससे समबाहु प्रिज्म के लिए अल्पतम विचलन कोण निकालना है। एक बार आप लोग ट्राई कीजिए। 1.732 याद कीजिए, ये किसी की वैल्यू भी है, अगर याद आए आपको। बताओ ये किसकी वैल्यू है? अगर किसी को याद आ रहा है
तो बताइए कि ये किसकी वैल्यू है। याद आया किसी को? ये √3 की वैल्यू है। अब देखो, समबाहु, इसका मैथ अब यूज होगी। समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज जिसकी सब भुजाएं बराबर हो उसको समबाहु बोलते हैं, और इसके सारे कोण कितने कितने के होते हैं? 60-60 के होते हैं। तो ये इसमें रोल है मैथ का, ये समझना पड़ेगा, तब आप इस क्वेश्चन को हल करेंगे। 2023 में आया भी है। तो इसमें कोण दिया नहीं गया है, लेकिन हम निकाल सकते हैं कोण कितना होगा, ये वाला, ये इसकी जरूरत पड़ेगी हमें, तो ये होगा 60। ठीक है, चलो अब देखो, अल्पतम विचलन कोण का मान ज्ञात करना है हमें, यानी हमें ये निकालना है, और आपतन कोण क्या है इसके लिए, ठीक है, ये भी निकालना है। पहले इसको देखिए, n बराबर क्या होता था? साइन सिग्मा m प्लस ए और बाई 2, और बटे साइन a बाई 2। अब n की वैल्यू आपको कितनी दी गई है क्वेश्चन पे? 1.732 कितनी दी गई है? 732। और आपको कोण भी मालूम है, कितना है? एक कितना है आपका? 60 अंश। एक कितना है? 60। समबाहु त्रिभुज है, इसका मान रख दीजिए 1.732, और बराबर साइन प्लस ए का मान कितना है? 60, और बटे कितना है? 2, और बटे इसके क्या हो जाएगा? साइन 60/2। 2 से इसको काट दीजिए, कितनी बार? 30। 1.732 बराबर ये हो जाएगा साइन m प्लस 60, और बटे कितना? 2, और बटे नीचे कितना? साइन 30 आ जाएगा। 60/2 यानी साइन 30। साइन 30 का मान बच्चों होता है 1/2। तो ये बटे में 2 इधर कहाँ आ जाएंगे? गुणे में। या तो इनको लिखा रहने दो 1/2, ठीक है। 1/2 इधर लाएंगे तो 2 गुणे हो जाएंगे 1.732, ठीक है, बराबर इधर क्या बचा? ये बचा साइन सिग्मा m प्लस 60, और बटे साइन 30 था, इधर साइन 30 1/2 था, ये बटे में ही था बच्चों, ये गड़बड़ हो गया। साइन 30 का मान 1/2, ये बटे में है, उधर गुणे में जाएगा तो ये 1/2 ही रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको कैसे हल करेंगे? इस मान को हम कैसे हल कर सकते हैं बताओ? कितने लोग इस मान को सोच पाते हैं कि ये कैसे हल होगा? कितने लोग इसको सोच सकते हैं? इस मान को कितने लोग सोच सकते हैं? ये मैं बोलूं, ये किसका मान है? ये आप बोलेंगे √3 का मान है, और ये लिखा है √3/2। समझ पाए कि नहीं? ये लिखा है √3, √3 का ये मान होता है, तो √3 और बटे क्या लिखा है? 2। चल रहा है ना सब? √3/2 बराबर क्या? साइन डेल m प्लस 60, और बटे ये √3/2 साइन कितने का मान होता है? साइन 60 का, और बराबर साइन सिग्मा m प्लस 60, और बटे 2। साइन से साइन क्या हो गया? कैंसिल, तो ये आ गया 60 प्लस का m प्लस 60, और बटे 2। 2 का इधर गुणा होगा तो 120 आ जाएगा, डेल m प्लस 60। ये प्लस का इधर माइनस का आएगा, तो डेल m की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 60 अंश। 120 में 60 घटाएंगे, कितना आ जाएगा? 60। दूसरा कुछ निकालना था क्या अभी? इसमें और कुछ निकालना था क्या? आपतन कोण निकालना है। क्या निकालना है? आपतन कोण। आई डेल m प्लस a बाई 2। तो आई बराबर डेल m कितना आया अभी? 60, और a भी कितना था? 60, और बटे कितना? 2। 120/2 यानी आई भी कितना आएगा? 60।
आपतन कोण भी 60, ठीक है। सारे मान कितने आ गए? 60। क्वेश्चन अच्छा लगा कि नहीं? हम्म, बड़ा वैसा वैसा लग रहा होगा। वाह, क्या सवाल है भाई। ये देखो का पर प्रिज्म कोण 60 डिग्री, प्रिज्म कोण 60 डिग्री है, यानी ए का मान कितना है? 60। प्रिज्म पे प्रकाश किरण डालने पर न्यूनतम विचलन कोण यानी डेल एम 30। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक। इसमें किसी को कुछ निकालने के, ये तो अभी करवा चुके, बताओ इसमें किसी को कोई दिक्कत होगी इस सवाल को करने में? एक बार खुद से ट्राई करो जल्दी से, जल्दी। थोड़ा रेस्ट और मान लो, 4-6 सवाल ही बचे होंगे अब ज्यादा से ज्यादा। ये मम्मी। समझ पाए? अरे भाई ये दिया है, ये दिया है तो आपको एक ही फार्मूला पता है क्या होता है? एन बराबर क्या होता है? साइन डेल एम प्लस ए बाई टू। डेल फेल पता नहीं क्या बोलता रहता हूँ कभी कभी। साइन ए बाई टू। एन बराबर यही तो निकालना है हमें, अपवर्तनांक ही निकालना है, एन निकालना है, बस सबकी वैल्यू दी है, पुट कर दो बस। साइन डेल एम, अरे जो भी हो, ये कितना है? 30 प्लस ए कितना है? 60 और बटे कितना? 2। ये नीचे क्या आ जाएगा? साइन ए का मतलब 60 और बटे 2। ये हो जाएगा एन बराबर 60 और 30 90, 90/2 यानी ऊपर आ जाएगा साइन 45, नीचे आ जाएगा 60/2 यानी साइन 30। तो ये कितना हो जाएगा? साइन 45 का मान होता है बच्चों 1/√2, और ये होता है 1/2। ये सबसे ऊपर जाएगा, इसका इससे गुणा 2 हो जाएगा, नीचे इसका इसका गुणा, तो ये √2। अब आपको पता है इसको ऊपर वाले को क्या लिख सकते हैं? √2 गुणे √2, √2 √2 √4, 4 से बाहर कितना आ जाएगा? 2। ठीक है, तो ये 2 को मैंने तोड़ा है इस वजह से कि नीचे वाला ये कैंसिल हो जाए, तो एन की वैल्यू आ गई √2। आंसर शायद ऐसा दे रहा है क्या? आंसर जो है वो दशमलव दशमलव में दे रहा है, तो इसका मान तो आप जानते होंगे ना कितना होता है? 1.41। ठीक है, 1.41, यही आंसर आएगा 1.41। ये बहुत प्यारा सवाल है और 2024 में आया हुआ है, बढ़िया सवाल है। एक अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का 4 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। 4 गुना, ये क्या है? 4 गुना क्या बताता है? आवर्धन। एम की वैल्यू है 4, ठीक है, और वास्तविक है तो -4, ठीक है, वास्तविक हो तो माइनस और आभासी हो तो प्लस का। वस्तु को दर्पण से 3 सेंटीमीटर दूर ले जाने पर उसका आवर्धन 3 गुना हो जाता है। दोबारा वाला जो आवर्धन है उसको मान लेते हैं m', ये है 3 गुना, अभी भी वास्तविक होगा तो -3। दर्पण की वक्रता त्रिज्या, ये 3 सेंटीमीटर का यूज करेंगे, अभी थोड़ा रुक जाइए, दर्पण की वक्रता त्रिज्या निकालनी है। तो सवाल काफी बड़ा है ना, ये काफी बड़े नंबर का, 4-5 नंबर का आता होगा, आता नहीं होगा, आता है। एम की वैल्यू -4 है, तो ये एम बराबर आपने क्या पढ़ा है दर्पण में? माइनस का v और बटे u। और एक बात याद रखिए, ये मैं थोड़ा नीचे लिख दूं, माइनस का v और बटे u। यहां पर u मान लीजिए u है, तो u की वैल्यू हो गई माइनस का u, क्योंकि u हमेशा माइनस में होता है, ये भी याद रखना। m की वैल्यू कितनी है यहां पर बताओ जल्दी से? -4, और माइनस का क्या? v और बटे u की जगह माइनस का u, ये याद रखना, ये तो फार्मूला वाला माइनस हो गया, u की वैल्यू -u हो गई, ये माइनस से ये माइनस क्या हो गया बच्चों? कैंसल।
तो यहां से मैं बोल सकता हूं ये बट्टे में इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, गुणे में। तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -4u। ठीक है, अब यहां से 1/f बराबर क्या होता है, 1/v प्लस 1/u। लेंस है, दर्पण है, दर्पण है। ठीक है, तो 1/f, ये तो हमको f में संबंध निकालना पड़ेगा। 1/v, v की जगह बच्चों कितना रखना है, -4u प्लस 1/u, u की जगह रखना है -u। चिन्ह मत भूलना, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा। ये अच्छा क्वेश्चन है। 1/f बराबर ये प्लस माइनस माइनस, इनका लासा लेंगे बच्चों, आ जाएगा 4u। 4u से 4u में भाग देंगे, माइनस का 1 आ जाएगा, ये माइनस है ना, ये प्लस माइनस क्या हुआ था, माइनस। ठीक है, u का भाग, u से u कैंसिल, क्या बचेगा, 4। यहां से 1/f बराबर आ जाएगा -5/4u। तो f की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4u, 4u और बटे 5, माइनस का 5 प्लस का 5 माइनस का 5। ठीक है, ये एक हमने इक्वेशन प्राप्त कर ली। अब ये थोड़ा और कुछ बोल रहा है, क्या बोल रहा है, वस्तु को दर्पण से 3 सेंटीमीटर दूर ले जाने पर, मतलब अभी ये u दूरी पर रखी थी, अब 3 सेंटीमीटर और ले जाओ। बोल रहे हैं कि अभी मान लो 10 सेंटीमीटर पे थी, तो 3 और ले जाओगे तो 13 हो जाएगी। तो अभी पहले हमने u पर रखी थी, अब 3 और ले जाएंगे तो u + 3 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी बच्चों, u + 3। ठीक है, अब होकर जो u का मान हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, u + 3। लेकिन याद रखना हमेशा काहे का रहेगा, माइनस का। 3 और ले गए, 3 बढ़ा दिए दूरी, तो u + 3 हो गई। अब यहां से बताओ v कितना हो जाएगा, v। अब सब कुछ फिर से निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब u ये यही लिखा रहने दे। अब जब ऐसा किया आपने तो m का मान कितना हो गया, m का मान हो गया, इसको m' मान लो, तो -3 हो गया। जब आपने इसको 3 बढ़ाया, देखो 3 सेंटीमीटर दूर ले गए तो 3 गुना हो गया अब। ठीक है, m' -3 है, तो ये फिर से वही लिखिए, -3 बराबर -v, v निकालना है, और बटे u की वैल्यू कितनी है, -u + 3। ठीक है, ये माइनस से ये माइनस क्या हो गया, कैंसिल, ये इधर आया जाएगा। तो v की वैल्यू यहां से क्या बोल सकते हैं, दिख रहा है, इसमें इसका गुणा करवाएंगे तो -3 × u + 3, ये आ गई किसकी वैल्यू, v की। अब फिर से वही फार्मूला, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। f की वैल्यू कितनी है, f तो वही रहेगा भाई। v की वैल्यू अब की बार कितनी है, -3 × u + 3, ये है, और प्लस, और इसकी वैल्यू कितनी है बच्चों, इसकी वैल्यू है -u + 3, -u + 3। ठीक है, 1/f बराबर, इसका लासा लेंगे तो ये आ जाएगा -3u + 3। इससे इसमें भाग देंगे, ये पूरा कैंसिल, ये -1 आएगा, इसमें भाग देंगे -3 आएगा। 1/f बराबर हो गया -4/3 × u + 3। ठीक है, माइनस से माइनस ये क्या हो गया, कैंसिल, तो 1/f बराबर क्या आ जाएगा, 4/3 u + 3। यहां पर कुछ गड़बड़ी हुई है, लग रहा है मुझे ऐसा। कुछ गड़बड़ी हुई है, यहाँ पर देखो, -1 -4, तो माइनस के क्या आ गए, 5। इसमें कुछ दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये गड़बड़ी यहाँ हो गई कि माइनस जब हमने ले रखा है तो ऊपर कैसे प्लस आ जाएगा भाई, ये प्लस का लिया है। ठीक है, तो ऊपर माइनस आ जाएगा, ये माइनस से माइनस कैंसिल नहीं होगा, देखिए जल्दी से एक बार। ठीक है, ये गलती यहाँ मत करना, मुझसे हो गई। -3 -1 कितना आ जाएगा, -4, और नीचे आएगा 3u + 3। ये समीकरण क्या मान लीजिए, सेकेंड। एफ की वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं, एफ कितना आ जाएगा, एफ के लिए ये ऊपर चला जाएगा तो 3u + 3, और नीचे आ जाएगा -4, इसको समीकरण सेकेंड। ठीक है, एफ की वैल्यू मैंने निकाली तो इसको क्या कर दिया, पलटा दिया। ये एफ है, ये एफ है, दोनों क्या होंगे, बराबर। यहाँ लिख सकते हैं समीकरण 1 तथा
2 से। देखो समीकरण 1 में f बराबर आया है, इसमें भी f बराबर आया है, तो दोनों को हम मर्ज कर देते हैं। ये कितना था 4u और बटे माइनस का 5, और ये कितना था, इसका अंदर गुणा करवा दो तो 3u, ठीक है, प्लस 3 त्रोक को 9 और बटे कितना माइनस का 4, गुणा करवा दो, 4 चौको 16, माइनस का 16u बराबर 5 तिहाई 15, काहे का माइनस का 15u, माइनस प्लस माइनस 9 पना 45, इसको माइनस का है इधर लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो 15 पे 16, 16 पे 15 चले जाएंगे तो माइनस का u बचेगा, ठीक है, और बराबर माइनस का 45, ठीक है, माइनस का u बराबर माइनस का 45, तो u की वैल्यू कितनी आ गई 45। अब बोलेंगे आपने तो बोला था सर जी u कभी भी पॉजिटिव नहीं हो सकता। अरे भाई u किसके बराबर है, माइनस u के बराबर, यानी u की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस का 45 सेंटीमीटर, यानी वस्तु कितनी दूर रखी थी हमने 45, लेकिन हमें तो बताना है दर्पण की वक्रता त्रिज्या, क्या निकालनी है, दर्पण की वक्रता त्रिज्या। बोलो त्रिज्या नहीं निकाल लोगे, अब u पता तो v भी पता होगा, इस वाले से चाहे तो इस वाले से निकाल ले, ठीक है, तो यहां से बताओ क्या आ जाएगा, v कितना है, v माइनस का 4 इंटू यू निकाला है अभी हमने, माइनस का 45, तो v का मान आ जाएगा 45 दूना 90, 90 दूना 180, तो v का मान आ गया 180। अब बताओ 1/f बराबर क्या होता है, 1/v प्लस 1/u, 1/f बराबर 1/v यानी 1/80 माइनस 1/u, u की वैल्यू कितनी थी 45, वो माइनस का था तो यहाँ सीधा सीधा 45 लिख दो, 1/f बराबर ये आ गया 180, ये एक बार माइनस 45 का इसमें भाग देंगे 4 बार जाएगा, ठीक है, तो 1/f बराबर कितना आ गया माइनस का 3/180, ये कट जाएगा बच्चों, ठीक है, 3 एकम 3 तिछंग 18 60, f की वैल्यू आ गई माइनस के 60, इसको उसी से लिख दे, f की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 60 सेंटीमीटर, ये f है, ठीक है, देख रहे हो क्वेश्चन कितना लंबा था, ये f है। अब f निकाल लिया, हम r निकाल सकते हैं, r बराबर होता है 2f, r बराबर 2f यानी 2 गुणे 60, r बराबर माइनस का 120। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था, ऐसा था बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। अगर ना समझ में आया हो तो भाई एक बार और देख लेना, अब यही कर सकता हूं मैं, है ना, अगर नहीं समझ में आया तो भाई एक बार और देख लीजिए। भाई साहब इसका आंसर तुम ना मैच कर रहा है, आंसर इसमें 72 आ रहा है, और जो एफ है ये हमने आगे इसको क्यों हल किया है, जब हमारा एफ आ गया था यू हमारा 45 आना चाहिए, यू 45 आया था, ठीक है, और एफ की वैल्यू थी माइनस का 4u/5, यहां से अगर हम निकालते, देखो u 45 आ गया, u यहां से देखिए एक बार, ये थोड़ा कहीं गड़बड़ हो गया, u निकल आया था, तो हम डायरेक्ट यहां से ये ना करते, 1 मिनट रुकिए, ये थोड़ा कहीं से गड़बड़ हो गया भाई साहब, ये यहां से छोड़ दीजिए। अब देखो यहां से मुझे पता था f बराबर क्या है, f बराबर था 4u/5, u का मान हमने निकाला है अभी, बताओ कितना माइनस का 45 और बटे कितना माइनस का 5, ठीक है, 5 से इसको काट दीजिए, 5 9 45, ठीक है, तो नचो को 36, तो f की वैल्यू आ गई 36 सेंटीमीटर, r बराबर क्या होता है 2f, तो 2 गुणे एफ यानी 36, 36 दूना 72, वहां से पता नहीं कैसे कैलकुलेशन में गड़बड़ हो गया, वहां से भी आना चाहिए 72, लेकिन इतना बड़ा कि प्रयास क्यों करते ना, ऐसे ही कर लिया हमने। चलिए और क्वेश्चन है क्या इसमें, अभी मुझे लगता है सारे क्वेश्चन हो गए जितने भी लिए थे, अगर एक दो क्वेश्चन रह गए होंगे तो भैया
और ये दिन ही करवा पाएंगे। चलो थैंक यू, सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। आप सभी को धन्यवाद कि आपने इतना पेशेंस बना के रखा, और सभी को आपके एग्ज़ाम के लिए शुभकामनाएं कि आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा हो। नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू।